तो डीएनएफ ब्लॉक में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चीज़ पढ़ी थी वो आप लोगों का KMNO4 था। ठीक है, बोर्ड्स के सिलेबस में तो मात्र दो चीज़ें होती हैं, एक होता है K2CR2O7 और दूसरा होता है आप लोगों का KMNO4। बस ये दो उन लोगों के पसंदीदा टॉपिक है। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और कोविड वाले सेशन में तो ये दोनों ही पार्ट डिलीट भी कर दिए गए हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में ये आने भी नहीं वाले। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने KMNO4 की पूरी पुराण देख लिया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स K2CR2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये जो तुम्हारा है K2CR2O7 जिसकी आज हम लोग मैथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे, फिर कल उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और परसों उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। मैं एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो डेली, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें दिमाग में घुस जाती हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CR2O7, ये अगर आप लैब वाले स्टूडेंट्स अगर होते तो आपको देखने को मिलता, बहुत ही सुंदर आप लोगों का ये पर्टिकुलर सोल्यूशन दिखता है। अच्छा, क्या है इसकी सुंदरता का राज? इसका रेड ऑरेंज कलर। ठीक है, कई लोग कहते हैं इसका कलर ऑरेंज है, ठीक है, बट आपको इसका कलर रेड ऑरेंज कहना है। ठीक है, हाँ, अगर ऑप्शन में मान लेते हैं कभी किसी MCQ के ऑरेंज लिखकर आ जाए तो फिर क्या कह सकते हो, बट इसका स्पेसिफिकली कलर आपको क्या लिखना है, आपको रेड ऑरेंज लिखना है। हमारे जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जब हम लोग लैब में काम करते थे, ठीक है, या फिर जब इनऑर्गेनिक के हम लोगों के प्रैक्टिकल्स चलते थे, तो ऐसे केस में हम लोग जब भी K2CR2O7 बनाते थे, तो तुम्हें पता है यूजुअली हम लोगों की आदत क्या होती है स्टूडेंट्स की, जब स्टूडेंट लाइफ में आप रहते हो, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट कॉलेज में इनकेस अगर पढ़ रहे हो, अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज वालों का पैसा है, जो टेस्ट ट्यूब फोड़नी है फोड़ो, ठीक है, जो आपको केमिकल को बर्बाद करना है करो। लेट से आपको किसी टेस्ट के लिए सिल्वर नाइट्रेट की ज़रूरत है तो थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट चाहिए तो आधी टेस्ट ट्यूब भर के सिल्वर नाइट्रेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके का एटीट्यूड एक स्टूडेंट के अंदर रहता है। हमारी ये आदत थी कि अरे कल तो हमने लैब में काम किया था और हमने K2CR2O7 बनाया था, आज नया दिन शुरू हुआ है, तो नया दिन शुरू हुआ है तो चलो एक काम करो, हम लोग जो पुराने दिन का K2CR2O7 बचा हुआ था उस K2CR2O7 को हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो बेसिन होती है उस बेसिन में फेंक दो और अगले दिन क्या करो, उसको अगेन फिर से आप यूज़ कर लो, मतलब यूज़ नहीं करेंगे, उसको फेंक देंगे। अब नया दिन, नया K2CR2O7 और नया K2CR2O7 के साथ वापस से अपनी लाइफ की शुरुआत करो। ठीक है, तो हमारे जो सर थे चुकादे सर, वो बहुत चिल्लाते थे, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पर। उनका देखो रीज़न ये था K2CR2O7 के साथ, वो ये बताते हैं कि हम जो पानी में, वैसे सिर्फ K2CR2O7 से उनकी तकलीफ नहीं थी, उनकी तकलीफ हर केमिकल्स के प्रति थी कि आपको कभी भी जिन केमिकल को आप रीयूज़ कर सकते हो आपको करना चाहिए, आपको उनको नहीं फेंकना चाहिए। देखो कई केमिकल रीयूज़ नहीं किए जा सकते क्योंकि अगर अपन को कुछ समय के लिए छोड़े ना तो वो क्या हो जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। बट कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको आप 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज तक आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग कैसे करते थे, फेंक देते थे कि यार कौन यूज़ करे, जान दो, नया बनाएंगे नया। तो ये नया क्यों बनाना, जब खत्म हुआ है तो बनाओ। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस K2CR2O7 में अगर आप यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, जो कि मैंने किसी ना किसी पुराने वीडियो में जरूर निकालना सिखाई है, अगर किसी को अभी नहीं आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो क्या मैं कर सकती हूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं है कि मैंने कौन से चैप्टर में सिखा दी थी, शायद केमिकल बॉन्डिंग के या एंडिंग में ही सिखाई होगी, है ना, वहीं सिखाई थी, या फिर तुम्हें पीरियोडिसिटी के एंडिंग में मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो यहाँ से आपके पास ये जो K2CR2O7 है, इस K2CR2O7 में जो क्रोमियम है उस क्रोमियम की वैलेंसी निकल कर आती है 6 + 6। तो जब भी आपके पास यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और उस +6 ऑक्सीडेशन वाले स्टेट को आप क्या कर देते हो, इस तरीके से बेसिन में डाल देते हो। अब तुम तो जानते हो कि हमारे इंडिया में तो एटलीस्ट इस टाइप की कोई टेक्निक नहीं है कि लैब से निकलने वाला जो हार्मफुल वाटर होता है, उस हार्मफुल केमिकल को हम लोग कैसे डायरेक्ट गटर में छोड़ देते हैं, नालियों में छोड़ देते हैं,
राइट। उसको कभी भी हम लोग क्या नहीं करते, साफ नहीं करते, उसके कुछ प्रोसेस उसको नहीं लगाते जिससे वो बाहर जब वो पानी ना जाए, तो भले नाले में जा रहा है यार, बट नाले जहाँ भी जाएगा, जिस भी चीज़ से मिलेगा, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगा। सॉइल पोल्यूशन यानी कि आपकी मिट्टी बर्बाद होगी, और मिट्टी अगर बर्बाद हुई तो जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम करते हैं, उनको इफेक्ट पड़ता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के एनवायरनमेंट के लिए। साथ ही साथ में ये कैंसर के प्रति भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप कैसे प्लांट को कंज्यूम कर रहे हो जिसकी सॉइल में ये क्रोमियम +6 है, तो ऐसे में वो जो मतलब होता ऐसा है कि आप जब उस प्लांट को पर्टिकुलर खाओगे, ठीक है, तो ये इतना उसके अंदर जो फ्रूट होगा, उस फ्रूट को खाओगे तो उसके अंदर क्रोमियम +6 से लेट्स से कुछ ट्रेसेस होंगे, है ना। और ये जो ट्रेसेस होंगे, ये ट्रेसेस फिर हमारी बॉडी में जाएंगे, टॉक्सिसिटी डेवलप होगी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा तुम्हारी बॉडी में होगा। इवन तुम्हारी बॉडी के अलावा जिस प्लांट के अंदर भी ये क्रोमियम +6 उसके रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, फोटोसिंथेसिस वहाँ ठीक से नहीं हो पाएगी, प्लांट ठीक से ईल्ड नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं होगी, उसका सीड जर्मिनेट नहीं होगा। मतलब क्रोमियम +6 में जो इंडस्ट्री जिस तरीके से हम छोड़ देते हैं क्रोमेट को, डाइक्रोमेट को, क्रोमियम +6 किसी भी फॉर्मेट में अगर आपने छोड़ दिया तो ये क्रोमियम का सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। ये क्रोमियम +6 जो है, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, ये बुक्स वगैरह में मौजूद नहीं है, ठीक है। ये जितना मैंने सीखा है लैब प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी टीचर्स से, ठीक है। ऑब्वियसली मैं भी किसी ना किसी टाइम पे स्टूडेंट ही रही होंगी, तो जो मैंने उनसे सीखा है बस वो जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इन केस तुम फ्यूचर में जाके केमिकल सब्जेक्ट ही चूज़ करो, केमिस्ट्री वाला, अपना फ्यूचर उसमें डेवलप करो, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सिंस आई नेवर डिड, मैंने कभी नहीं किया ना, मैंने कभी कोई टेस्ट ट्यूब फोड़ा, ठीक है, बैड हैबिट है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर की है, जैसे स्टार्टिंग में जब वो टाइट्रेशन फिनोप्थेलिन वाला करवाते थे एकदम स्टार्टिंग में 11th स्टैंडर्ड में, तो मेरे से रूह अफ़ज़ा बन जाता था, डार्क पिंक कलर, क्योंकि हमारी थिंकिंग क्या होती है, अच्छा मैडम ने पिंक मांगा है, एकदम डार्क पिंक कलर देंगे। और मेरी बेंच भी एकदम उसके सामने वाली थी मैम के, तो ऐसे देखती थी, बाप रे, तुरंत जैसे उसकी निगाह कहीं और जाती थी तुरंत वहीं बाजू से फेंक दो, ये वाली हरकत की है। बट डेट ऑफ फिनोप्थेलिन वगैरह तो चलता है, बट क्रोमियम के साथ ऐसा कभी मत करना, और ऐसा पता होने के बाद तो और भी मत करना, लोग करते हैं। तो ये अभी तक का आपके क्रोमियम की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद होती है ना, क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, 3 में भी होता है, 4 में भी होता है, जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 क्रोमियम की सबसे टॉक्सिक फॉर्म मानी जाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इसकी मोबिलिटी होती है, मतलब ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट्स की रूट्स को क्रॉस करके प्लांट्स के अंदर एंटर कर सकता है, हमारे सेल्स के अंदर एंटर कर सकता है, बहुत ज़्यादा मोबाइल होता है। Therefore, chromium +6 is highly toxic to plant life as well as aquatic life। और ये कंटामिनेशन हो कैसे रहा है कि इसका मेजर रोल प्ले करते हैं कॉलेज स्कूल्स में होने वाली लेबोरेटरी, जिनमें आपके केमिकल्स को बिना किसी प्रोसीजर के अंडरगो किए सीधा फेंक दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, डम कर दिया जाता है। कहाँ पे? आपके सीधा ऐसे नाला नाली वगैरह में, सच दैट कि ये सॉइल पोल्यूशन के मेन रूट कॉज होते हैं। और जिस जिस जगह से ये जा रहे होंगे ना, उस जगह पे अपना टॉक्सिसिटी बिखेरते हुए जाते हैं। दिस वॉज अ स्मॉल स्टोरी अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है? एक्सटेंसिवली यूज इन इनऑर्गेनिक टाइट्रेशंस। जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइट्रेशंस करते हैं, तो उन टाइट्रेशंस में हम लोग K2Cr2O7 को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद इन आयोनिक इक्विलिब्रियम के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस, उनमें हम लोग करेंगे, टाइट्रेशंस वहाँ पे आएगा, और साथ ही साथ में वहाँ पे रिएक्शंस भी लिख के बताएंगे कि आखिर टाइट्रेशन होता क्या है। K2Cr2O7 को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब K2Cr2O7 को इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करने का हमारा रीज़न क्या है? रीज़न देखो, इसका बहुत ही लॉजिकल है। हम लोग K2Cr2O7 को यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं K2Cr2O7 को एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्राइमरी स्टैंडर्ड? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैं क्या बताऊँ, सब्जी लेने आप जाते हो, तराजू होता है, वहाँ वाट, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वाले आ चुके हैं मेजरिंग वेट, बट जो तराजू होता था, उस तराजू में
आप लोगों के पास क्या होता था, एक तरफ वाट रखते थे अपन और दूसरी तरफ अपनी सब्जी अपन मेजर करते थे, तो वो रेफरेंस था ना जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग 1 kg को मेजर कर रहे हैं, बराबर है। तो ऐसे केस में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो उन लोगों की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, 1 मिनट रुकना, हाँ, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग K2CR2O7 को प्राइमरी स्टैंडर्ड के जैसे यूज़ करते हैं किसी और की कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो जिस चीज़ को आप खुद यूज़ कर रहे हो किसी और की कंसंट्रेशन निकालने के लिए, वो खुद बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए ना, बराबर, खुद बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर खुद में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो K2CR2O7 होता है, ये K2CR2O7 हाइग्रोस्कोपिक होता, सॉरी नॉट हाइग्रोस्कोपिक, K2CR2O7 जो है ये आप लोगों का जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है, इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वो चीजें जो एटमॉस्फेयर में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब्स वाटर, ठीक है, जो अपने आप एटमॉस्फेयर में से क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अब क्योंकि ये अगर आप इसको लेट से रात भर के लिए नाइट स्टैंड भी अगर इसका करवाते हो या 2 दिन 3 दिन लैब में बंद करके जाते हो, तो जो कंसंट्रेशन पे आपने K2CR2O7 को बनाया था वही कंसंट्रेशन इसकी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आपने इसके बदले में लेट्स इमेजिन Na2CR2O7 यूज कर लिया, सोचो ना हम लोगों के दिमाग में कितने छोटे छोटे डाउट्स आते हैं कि आप K2CR2O7 यूज कर रहे हो, Na2CR2O7 क्यों नहीं यूज कर रहे? तो Na2CR2O7 को इसको हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब में ज़्यादातर, ठीक है। वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन इतनी प्रिसाइज लेवल पे निकालने की नीड नहीं पड़ती है, मतलब वहाँ पे ये एक क्या कह सकते हैं, एक सब ऑर्डिनेट रोल प्ले करता है, किसी दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट करने के उतना काम नहीं आता। बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये K2CR2O7 इतना काम आता है कि इसकी बदौलत ही बाकियों की हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, बाकियों की हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हो, बाकियों की वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब ऐसे में अगर इसी में खुद गड़बड़ी होगी, इसी के अंदर खुद ये गड़बड़ी होगी, ठीक है, तो वो बाकियों की कैसे कैलकुलेट करेगा? फिर इसीलिए उसका बहुत प्रिसाइज होना जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें उस प्रिसिशन की नीड नहीं है, सो देयरफॉर हम वहाँ पे Na2CR2O7 यूज करते हैं। और Na2CR2O7 जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। K2CR2O7 और Na2CR2O7 हमें लगता है कि एक ही ग्रुप मेंबर है ना, ग्रुप 1 के,
तो हमें लगता है कि दोनों सेम सेम होंगे, बट रियलिटी में दोनों सेम सेम नहीं होते। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं। सो देयरफॉर इन टाइट्रेशंस वी मेनली प्रेफर K2Cr2O7 नॉट Na2Cr2O7 ड्यू टू इट्स आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ Na2Cr2O7। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड के जैसे आप यूज करते हो फॉर टाइट्रेशन पर्पस, जिसको हम लोग ये कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। आगे आप ये सब चीज़ें सीखोगे तो ऐसा नहीं है कि अरे ये कुछ नया सुनने को मिल रहा है, बट हाँ आप वो लैब में एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं करोगे। अगर 11th स्टैंडर्ड में होते भी, कॉलेज जा भी रहे होते तो भी नहीं करते। 11th स्टैंडर्ड के टाइट्रेशंस में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, वो भी HCl और NaOH और फिनोप्थेलिन वाले, ये नहीं होते। ओके, तो ये एक जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन K2Cr2O7 की तुम्हें दे दी गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का देखो जो हम लोगों का टॉपिक है K2Cr2O7 का, वो है प्रिपरेशंस। कि अगर आपको K2Cr2O7 प्रिपेयर करने को कहा जाए तो आप K2Cr2O7 को कैसे प्रिपेयर करोगे। आपको हर चीज़ की मेथड ऑफ प्रिपरेशन मुंह ज़बानी रटी हुई होनी चाहिए। कभी भी कोई भी इंसान बैलेंसिंग नहीं रखता। ठीक है, लॉजिकली भी पता होनी चाहिए कि इसको क्यों यूज़ किया, उसको क्यों यूज़ किया, लेकिन सब कुछ पता है लॉजिकली, बट रिएक्शन याद ही नहीं है। एंड टाइम पे पेपर में लिख नहीं पा रहे हो, MCQ टिक नहीं कर पा रहे हो। ऐसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का क्या नीड है। पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, लास्ट टाइम जब हमने KMnO4 पढ़े थे तो KMnO4 में हम लोगों ने एक ओर का इस्तेमाल किया था, जिस ओर से हम लोग KMnO4 बनाते थे। दैट ओर वॉज नोन एज पायरोलुसाइट ओर। ठीक है, ये सब भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना ये सब याद रखने का। पायरोलुसाइट ओर, हाँ ठीक है, याद है। अब आगे क्या, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो ओर यूज करेंगे, जिस ओर से हम लोग K2Cr2O7 को पैदा करेंगे या K2Cr2O7 हम बनाएंगे, दैट विल बी आवर क्रोमाइट ओर। ठीक है, देखो अभी तक सिर्फ दो ही चीजें आई हैं तुम्हारी लाइफ में, एक पायरोलुसाइट ओर और दूसरा है क्रोमाइट ओर। ठीक है, तो पायरोलुसाइट ओर किसके लिए काम आता है, KMnO4 के प्रोडक्शन के लिए। क्रोमाइट ओर किसके काम आता है, आप लोगों के K2Cr2O7 के लिए, या फिर इसको कुछ लोग क्रोमेट ओर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ जाएगा, क्रोमेट ओर है ये एक, राइट। अच्छा, अब ये जो ओर है क्रोमाइट ओर, क्रोमेट ओर या आयरन क्रोमाइट, ये भी बोला जाता है इसको। तो इतने जो इसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं, इन ये नाम वाला प्राणी हम यूज करेंगे किस पर्पस के लिए, K2Cr2O7 के प्रिपरेशन के लिए। आखिर ये क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है, हाउ वी राइट दिस क्रोमाइट ओर। जैसे KMnO4 में आपका जो पायरोलुसाइट था, पायरोलुसाइट किस बला को कहते थे, MnO2 को कहते थे। छोटू सा फॉर्मूला था, MnO2 पायरोलुसाइट। यहाँ पे जो एक क्रोमाइट ओर है, ये दो एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब आपको दो मेटल्स दिखते हैं। आपको ये जो क्रोमाइट ओर है, इस क्रोमाइट ओर में दो मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, एक मिलता है FeO डॉट, वैसे डॉट बोला नहीं जाता है बट आई डू से डॉट, मैं कहूंगी, बोलने में अच्छा लगता है, Cr2O3। ये दोनों का जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज नोन एज अ क्रोमाइट ओर। तो कल को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोमाइट ओर में बताइए कौन से दो एलिमेंट्स या कौन से दो मेटल्स पाए जाते हैं। तो जिस इंसान को क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला पता है वो सीधा सीधा लिख देगा। अब जिसको यही नहीं पता है कि क्रोमाइट ओर क्या है, वो अपना सर खुजाता रहेगा कि अरे यार कैसे, क्या, मेरे को तो पता ही नहीं है, हाय। ठीक है, ये भी एक हो सकता है। तो दोनों टाइप के प्राणी पाए जाते हैं, इसीलिए कुछ भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूँ, टोटल एक Fe, ठीक है, Cr 2 है और O आपके पास 4 है, Cr2O4, FeCr2O4, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, क्रोमाइट ओर की सबसे पहली पॉइंट, मुझे एक और चाहिए, मुझे एक और चाहिए। तो लेट्स से हम लोगों ने और लेकर आ गए। अब जो बेसिक मेटलर्जी की प्रोसेस होती है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि पहले ओर को लाया जाता है ना, उसको क्रश किया जाता है बारीक बारीक पार्टिकल्स में, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, है ना। उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, गेंज क्यों भी बोलो यार तुम, गैंगवी होता है, इसको क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। वो सब तो स्टेप्स होंगी ही होंगी। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट मैनुअल मैकेनिकल स्टेप्स,
ऑफ क्लीनिंग, क्रशिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायरेक्ट हमें उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बात करनी है। देखो इसका बेसिक जो है, वो बेसिक ये है कि आपके पास जो क्रोमाइट ओर है, उस क्रोमाइट ओर को आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उसको खुद को, क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट करना पड़ेगा Na2CrO4 में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Na2CrO4 में। ध्यान से मेरी बातचीत सुनना। Cr2O7 is known as dichromate. CrO4 is known as chromate. तो therefore Na2CrO4 will be known as sodium chromate. ठीक है, जैसे लास्ट वाले मेथड प्रिपरेशन में अपन ने क्या ध्यान से सीखा था, मैंगनेट और परमैंगनेट, वैसी क्रोमेट और डाइक्रोमेट। ध्यान रखोगे, कंफ्यूज मत होना। तो ओर को पहले Na2CrO4 में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ये होती है हमारी स्टेप नंबर 1। आफ्टर यू गेट अ सोडियम क्रोमेट, आप उस सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करते हो किस पर्टिकुलर चीज में? सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, सोडियम क्रोमेट अगर आपको मिल जाता है तो सोडियम क्रोमेट को किस में कन्वर्ट करने का? डाइक्रोमेट में। व्हाट इज डाइक्रोमेट? Na2Cr2O7। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेप नंबर 2। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3 में आफ्टर यू गेट सोडियम डाइक्रोमेट, आपको सोडियम नहीं चाहिए, आपको उसकी जगह पे क्या चाहिए? पोटेशियम चाहिए। तो राइट इट एज K2Cr2O7। ठीक है, दिस विल बी नोन एज आपका स्टेप नंबर 3। ये ऐसे बराबर। तो टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। कितना सिंपल है। ओर को पहले सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करो, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करो, डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करो पोटेशियम डाइक्रोमेट में। दीज आर द 3 स्टेप्स। अब इन 3 स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, एकदम डिटेल। तो स्टेप नंबर 1 में आ जाइए। स्टेप नंबर 1 आपकी बहुत ही सिंपल है, सोबर सी है कि जो भी आपके पास क्रोमाइट ओर आया है, ठीक है, उस क्रोमाइट ओर को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? सोडियम क्रोमेट में, है ना। ये हम लोगों का काम है। अब इस प्रोसेस को किया कैसे जाएगा? अब देखो, इस प्रोसेस को करने के होते हैं 2 तरीके। मैं दोनों तरीके एक्सप्लेन करती हूँ, आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए। बट जब अपने अपने बोर्ड्स लेवल की तैयारी करो तो अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देख लेना कि उन टेक्स्ट बुक में कौन सा तरीका बताया गया है। जो तरीका बताया गया होगा वही तरीका याद करना, जो नहीं बताया गया है उसको डिटेल में रट्टा मत मारना, बट ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए उसके बारे में। अब जैसे क्रोमाइट ओर है, तो सबसे पहले हम लेकर आते हैं क्रोमाइट ओर को। आपने क्रोमाइट ओर उठा के लेकर आए। जैसे क्या है क्रोमाइट ओर? FeO, और यहाँ पर है आपका Cr, ठीक है, दैट Cr2O3। अब इनिशियली ये जो क्रोमाइट ओर होता है, इसकी हम करते हैं रोस्टिंग। 10th स्टैंडर्ड में ये वर्ड आपने सुना होगा, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, राइट। तो ये रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर ओर को आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसको हीट कर रहे हो। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो मैं ये ऑक्सीजन यूज कर रही हूँ, ये ऑक्सीजन किस पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ? कि ये ऑक्सीजन मेरे बाजू में रखे हुए क्रोमाइट ओर की ऑक्सीडेशन करवा सके। क्या करवा सके? ऑक्सीडेशन करवा सके। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे तुमसे चेक करने को बोलूंगी इस पर्टिकुलर स्टेप पे Fe की वैलेंसी क्या है या फिर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुम बोलोगे यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। मैं पूछूंगी यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बराबर, तो तुम मुझे यहाँ से जवाब दोगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो अब ऐसे में अगर तुमने आयरन का ऑक्सीडेशन करवाया तो आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है, एक +2 वाली, एक +3 वाली। तो तुरंत आयरन क्या करेगा? अपनी उस FeO वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से अलग हटेगा। अलग हटके पहले तो बीच में जो डॉट है वो डॉट आपका टूट जाएगा, ठीक है, वो जो डॉट है वो डॉट आपका टूट जाएगा और वहां पे आ जाएगा Fe2O3। तो मैं आप चेक करो कैलकुलेशन से, इस Fe2O3 में जो ये Fe है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। यानी कि आयरन ने क्या करा लिया? ऑक्सीडेशन करा लिया। अब बारी Cr2O3 की भी है। क्रोमियम +3 भी अपनी ऑक्सीडेशन करा सकता है। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक की होती है? +6 तक की होती है। जैसे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकती है, वैसी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक भी जा सकती है। लेकिन क्रोमियम जो होती है उसकी जो ये +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में गिनी जाती है।
तो ये अपना ऑक्सीडेशन कराना पसंद नहीं करता, बोलता ओह नो आई एम कंफर्टेबल वेयर आई एम Cr2O3, वैसे का वैसे ही रह जाता है। ठीक है, अब मैं 2 मैथड बताने वाली थी, आप चाहे मैथड नंबर 1 से जाओ या चाहे आप मैथड नंबर 2 से जाओ, मैथड 1 और मैथड 2 दोनों के लिए ये स्टेप्स कैसी हैं, सेम है। अब डिफरेंस आता है आपके मैथड नंबर मतलब क्या कहते हैं 2 में, मतलब मैथड नंबर 1 और मैथड नंबर 2 में आप जो आगे करेंगे अब उसमें डिफरेंस आता है। हम क्या करते हैं, ये जो आपका Fe2O3 है, इस Fe2O3 को क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड। अब ये फेरिक ऑक्साइड है आपके पास और दूसरा है आपके पास Cr2O3। ठीक है, अच्छा इन लोगों को पहले फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक से हम अलग कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें पहले तो वाटर ऐड करते हैं, इसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। इसमें मैंने ऐड किया वाटर। अब वाटर के ऐड करने से होता ये है कि जो आपका Fe2O3 है ना, ये Fe2O3 इनसोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। तो जब तुम इसको पानी डालोगे तो जितना भी Cr2O3 है वो सब डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर और Fe2O3 नहीं होगा। तो छन्नी से अलग कर दो, फिल्टर करके अलग कर दो Fe2O3 को। तो इस तरीके से मैंने Fe2O3 को अलग कर दिया और अब मेरे पास जो चीज बची, वो बची हुई चीज मेरे पास अब क्या है, मेरे पास वो चीज है आपका Cr2O3। क्या बचा मेरे पास अभी, Cr2O3। इस Cr2O3 का मैं क्या करूं, मैं चाहती हूं कि मेरा ये Cr2O3 कन्वर्ट हो जाए किसमें, सोडियम क्रोमेट में। अभी इसको मैं सोडियम क्रोमेट में कैसे कन्वर्ट करूंगी, तो ये जो Cr2O3 है ना, इस Cr2O3 नामक प्राणी को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। हम इसको क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। अब रिएक्ट करवाने के दो तरीके, अब हाँ यहां तक देखो ये स्टेप भी पूरी सेम है, पानी डालोगे अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद यहाँ पे भी Cr2O3 बनेगा। अब रिएक्ट करवाने के 2 तरीके। अब जो पहला तरीका है उसमें आपको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जो दूसरा तरीका है उसमें भी आपको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। पहले तरीके में आप एक NaOH यूज कर सकते हो। अपने डॉगी वाले कान खड़े कर लो, जो आपने लास्ट चैप्टर में KMNO4 पढ़ा था, KMNO4 में हम लोग फर्स्ट स्टेप में KOH यूज करते थे। ठीक है, KOH यूज करते थे या फिर पोटेशियम कार्बोनेट यूज करते थे, K2Cr2O7 या फिर KOH। सिमिलरली अब इसी स्टेप में हम KOH की जगह NaOH यूज करेंगे या फिर वहां पे हम क्या यूज करते थे, K2CO3, यहाँ पे यूज करेंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। एकदम उल्टा चल रहा है KMNO4 में हमने क्या यूज किया था, KOH और K2CO3। यहाँ पे हम NaOH और Na2CO3। अगर आपने NaOH यूज किया और O2 के प्रेजेंस में उसको और हीट किया तो होगा क्या, आपका पास जितना भी Cr2O3 था सारा का सारा Cr2O3 कन्वर्ट हो जाएगा आपके Na2CrO4 में। यही तो तुम चाहते थे ना कि Na2CrO4 में कन्वर्ट हो जाए, लो हो गए। साथ ही साथ में इस रिएक्शन के दौरान आप लोगों की H2O प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के दौरान, H2O। क्या प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के दौरान, H2O। और अगर आपने इस मिक्सचर को यूज किया होता तो Na2CrO4 यहां से भी प्रोड्यूस होता, बस फर्क इतना पड़ता कि यहां पे CO2 गैस बाहर आती। ठीक है, यहां से कौन सी गैस बाहर आती, CO2 गैस है, उड़ जाएगा। तो ये वाली हमको मेथड ज्यादा पुराती है। वैसे तो यहाँ पे भी H2O वेपर फेज में ही होता है, लेकिन CO2 हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका लेस बेसिक होता है, ये आपका कैसा होता है, लेस बेसिक होता है, और ये वाला थोड़ा ज्यादा बेसिक होता है। तो वो सब में मत घुसो। Na2CR3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है, ये थोड़ा रेयर है। तो यहाँ से हमारी स्टेप नंबर 1 खत्म। हमारा एम था Na2CrO4 बनाना। किसी भी हालत में तुमने Na2CrO4 बना लिया तो यानी कि अब Na2CrO4 बना के तुम हो चुके हो रेडी। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो Na2CrO4 इस पर्टिकुलर स्टेप से बनता है, इस Na2CrO4 का एक कलर होता है। कलर आपको याद रखना है, द कलर इज येलो। जब हमने लास्ट टाइम KMNO4 पढ़ा था तो KMNO4 में जब आप MnO2 को KOH के साथ रिएक्ट करवाते थे तो पोटेशियम मैंगनेट बनता था, उस पोटेशियम मैंगनेट का कलर ग्रीन होता था। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर क्या है, येलो। तो वहां पे
पोटेशियम पर मैग्नेट वाले केस में पहला कलर क्या बनता है, ग्रीन। यहाँ पे पहला कलर कैसा बनता है, येलो। इस तरीके से कंपेयर कर करके पढ़ोगे ना अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बहुत जल्दी याद होती है। ठीक है, तोते के समान अगर रटते रहोगे तो नहीं होगी याद। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, पोटेशियम क्रोमेट तक तो हम पहुंच गए। अब हमें पहुंचना है कहाँ पे, पोटेशियम क्रोमेट को कन्वर्ट करना है किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, स्टेप नंबर 2। यानी कि अब हमारे पास जो क्रोमेट आ चुका है, हमें उस क्रोमेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने उस क्रोमेट को बोला कि तू जा, मुझे बल्कि तेरे बदले अब क्या चाहिए, डाइक्रोमेट चाहिए। अब ये जो क्रोमेट से आप लोगों के डाइक्रोमेट में जाने वाला रास्ता, ये कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप में जिस केमिकल का यूज किया जाता है, मात्र एक केमिकल, बोलो मात्र एक केमिकल, कौन, डाइल्यूट H2SO4। क्या यूज करते हैं हम लोग, डाइल्यूट H2SO4। आपको ऊपर वाली स्टेप से जो सोडियम क्रोमेट येलो कलर का मिला है, उस येलो कलर के सोडियम क्रोमेट को आप लेकर आइए। ठीक है, उसमें आप डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए। H2SO4 डाइल्यूट जब आप उसमें डालेंगे, ठीक है, तो ऐसा डालने से क्या हो जाएगा, आपके रिएक्शन में जो आप चाहते थे वो हो जाएगा, Na2Cr2O7 बन जाएगा। और ठीक है, क्या बन जाएगा, Na2Cr2O7, साथ में बन जाएगा आप लोगों के पास क्या, Na2SO4। अब इस Na2SO4 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, वो इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है बताओ। इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि आपके जो ये Na2SO4 होता है, ये Na2SO4 आप लोगों का पानी में अच्छी तरीके से सल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, और जो चीज पानी में अच्छे तरीके से सल्यूबल नहीं होती, ठीक है, जो चीज पानी में अच्छे तरीके से, सॉल्ट अगर कोई डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है, कोई सॉल्ट अगर पानी में अच्छे तरीके से डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी सल्यूबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, वाटर और क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो लोग, वाटर और क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं। अब वाटर और क्रिस्टलाइजेशन अब क्या होता है, अब ये किसी का डाउट है तो यार 9th 10th आपको वापस से पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो वो सॉल्ट क्या करते हैं, वाटर और क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं। तो ऐसे में जो ये Na2SO4 नामक प्राणी है ना, इस Na2SO4 की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, ये बेचारे की बहुत कम होती है, पानी में ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल ये बेचारा नहीं हो पाता। अब जो सॉल्ट पानी में ठीक तरीके से सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, तो ऐसे में वो बेचारे क्या करते हैं, बोलते हैं चलो यार एक काम करते हैं हम लोग कि अब जाकर जो वाटर और क्रिस्टलाइजेशन है, वो वाटर और क्रिस्टलाइजेशन हम अपने सॉल्ट में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम हमारे सॉल्ट में वाटर और क्रिस्टलाइजेशन को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं करके। ठीक है, ऐसा हम लोग करने के बारे में सोचते हैं। तो यही Na2SO4 अपने अंदर टोटल कितनी वाटर और क्रिस्टलाइजेशन बताओ जोड़ता है, ये अपने अंदर टोटल जोड़ता है 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 10H2O। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया जा सकता है कि बताइए इस पर्टिकुलर स्टेप में यहाँ पे लिख के दे देगा Na2SO4.XH2O और पूछेगा कि बताओ x की वैल्यू क्या है। सीधा सा सवाल, तुम्हारी बोर्ड्स की किताब का तुम्हारे नॉर्मल पेपर से निकाल के दे रही हूँ, उसमें सीधा पूछ लेगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बना लिया, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, दूसरी जानकारी इंपॉर्टेंट, ये जो Na2Cr2O7 बनता है, इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। लो, हो गई हमारी सारी समस्या का समाधान। ठीक है, हम लोगों को सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। अब ये क्रिस्टल्स है, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मान लो शक्कर के दाने के जैसे क्रिस्टल्स बनते हैं अपने आप। ये देखो, ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है, और उस रिएक्शन में अपने आप जब रिएक्शन खत्म हो जाती है ना, आपको क्रिस्टल मिलते हैं, और आप क्रिस्टल्स को आप क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। पहली स्टेप में से आपने किसको फिल्टर आउट किया था, ठीक है, आपने किसको फिल्टर आउट किया था बताओ, कहाँ चला गया, ये Fe2O3 को, क्योंकि वो पानी में इनसोल्यूबल था। और इस स्टेप में आप किसको फिल्टर आउट कर रहे हो, Na2SO4 10H2O को, क्योंकि वो क्या है, क्रिस्टल्स हैं, उसको आप आसानी से फिल्टर कर लो, छन्नी से छान लो। तो यानी कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सोडियम डाइक्रोमेट, यानी कि Na2Cr2
O7 बचा। अब तुम्हारा पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि काश मैं इस सोडियम डाइक्रोमेट को किस में कन्वर्ट कर सकती, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, मतलब डाइक्रोमेट हमको कॉमन चाहिए, डाइक्रोमेट हमको क्या चाहिए, दोनों चीजों में कैसा चाहिए, कॉमन चाहिए, लेकिन हमको बस सोडियम के बदले क्या होना, पोटेशियम। सोडियम के बदले हमें कौन होना, पोटेशियम। तो इस चीज का काम, अब ये काम कौन करेगा, ये किसका जॉब है, ये कौन करने वाला है, तो हम चाहते हैं कि काश ये Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 ना रहे, ये बन जाए K2Cr2O7। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ऐड किया जाता है इसके अंदर KCl। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, KCl। इसको पहले तो आप हीट करते हो, आप इसको हीट करते हो, हॉट सोल्यूशन आप इसका लेते हो, हॉट सोल्यूशन में हम लोग क्या ऐड करते हैं, KCl ऐड करते हैं। फिर KCl ऐड करने से K2Cr2O7 बन जाता है और बाहर में आपका बन जाता है NaCl। फिर अब ये एक्सपेरिमेंट या K2Cr2O7 करने वाले की टेंशन है कि वो NaCl को अब वहां से कैसे रिमूव करेगा। हमें तो लैब में काम करना नहीं है ना कि NaCl को मैडम आप कैसे रिमूव करोगे, बताओ, किया होगा भाई, कैसे भी मेरा क्या जाता है। बस अब ये याद रखो कि K2Cr2O7 मुझको मिल गया और इस K2Cr2O7 का जो कलर है वो कितना है, रेड ऑरेंज कलर है। ठीक है, क्या है इसका कलर, रेड ऑरेंज। देखो कितनी सिंपल सी चीज थी। पहले तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम पता होना चाहिए, और से Na2Cr2O4, उसके बाद Na2Cr2O7 और फिर K2Cr2O7। और से Na2Cr2O4 कैसे जाएंगे, पहले और को रोस्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो FeO किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में, ऑक्सीडाइज हो गया ना, आयरन +2 से +3 में चला गया, क्रोमियम ना गया, क्रोमियम पहले भी Cr2O3 था, क्रोमियम अभी भी Cr2O3 है। फिर उसके बाद हमने जो Fe2O3 इनसॉल्युबल था उसको हटा लिया, पानी में से पानी डाल दिया, तो पानी के अंदर Fe2O3 इनसॉल्युबल था, वो हट गया, छन्नी से छान लिए। जो Cr2O3 मेरे पास बचा उसमें और ऑक्सीजन के साथ उसकी रोस्टिंग की। तुम चाहो तो NaOH यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो Na2CO3 यूज कर सकते हो। हाँ, इस प्रोसेस में हमको लाइम भी यूज करना पड़ता है, इस प्रोसेस में हमको लाइम भी यूज करना पड़ता है, नींबू नहीं। ठीक है, कई लोगों को लग रहा होगा अच्छा लाइम मतलब नींबू नहीं, ठीक है नींबू नहीं, ठीक है। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में पढ़े होगे ना, 10वीं में 9वीं में, जब भी लाइम यानी कि CaOH2। लाइम का मतलब होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, जिसको आप प्यारी अपनी हिंदी भाषा में कहते हो चूना। ठीक है, इसको क्या कहते हो, चूना, बराबर। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग जब हीट करते हैं उसको फर्स्ट स्टेप में, तो उस फर्स्ट स्टेप में हम लोग उसको क्या करते हैं, आप लोगों का यूज करते हैं। इसका यूज क्या है, हमने यहाँ पे लाइम को क्यों यूज किया, यहाँ पे रीजन क्या है लाइम यूज करने का। तो देखो, जब भी आप कोई भी मेटलर्जी की प्रोसेस पढ़ते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आप वहां पे कोई भी चीज अगर यूज करोगे तो किसी भी चीज को यूज करने का उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्पस यहाँ क्या है कि जब आप इस रिएक्शन को यूज करते हो तो वो उस पर्टिकुलर जगह को क्या करवा लेती है, पोरस बना देती है। ठीक है, वो क्या बना देती है, उस पर्टिकुलर जगह को क्या बना देती है, पोरस बना देती है। क्या बना देती है, पोरस। ठीक है, मेक दैट स्पेस पोरस। ठीक है, देयरफॉर हम लोग वहां पे क्या करते हैं, आपके उस पर्टिकुलर लाइन को यूज करते हैं, और कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गई। नेक्स्ट स्टेप में जो आपने क्रोमेट बनाया था उस क्रोमेट को कन्वर्ट करना है डाइक्रोमेट में। तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए बोलिए क्या करेंगे, सिंपल है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करेंगे, Na2Cr2O7, और यहाँ पे इसने 10H2 बनाया। क्यों 10H2 बनाया, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। ठीक है, फिर बाद में वो क्रिस्टल्स बन के फिल्टर आउट हो जाता है। कलर याद रखना है आपको। फिर डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट में गए, इस तरीके से, बस खत्म। ये हो गया हम लोगों की पूरी प्रोसेस समाप्त। तो ये इतना इजी है कि तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, बराबर, बहुत ही सिंपल है। आप कूलिंग करते हो, क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ इस स्टेप से अगर आपको K2Cr2O7 को सेपरेट करना है, एक GK फैक्ट ले लो यहाँ पे, और इन ऑर्डर टू सेपरेट इट। अब यहाँ पे अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो आप कौन सी प्रोसेस यूज करते हो, पहला आप इसे कूल करते हो
और दूसरा आप इसको क्रिस्टलाइज करते हो। क्रिस्टलाइजेशन 9 CBSE को था, 9th स्टैंडर्ड मतलब केमिस्ट्री में 9th स्टैंडर्ड में था, CBSE को था, ठीक है। स्टेट बोर्ड वालों को क्रिस्टलाइजेशन नहीं था। एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, थोड़ा गूगल कर लेना, पता चल जाएगा क्रिस्टलाइजेशन किस वाला का नाम है, ठीक है। अच्छा, तो ये थी पूरी प्रोसेस आपके उस पर्टिकुलर K2Cr2O7 के प्रिपरेशन को लेकर। अब ये जो टॉपिक है KMNO4 से थोड़ा ज़्यादा आपको मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा। वो इसीलिए आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में जो आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस टेस्ट होता है, टेस्ट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आप लोगों के इस चैप्टर में है। हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पढ़ेंगे जब हम लोगों का कल का टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। तो प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 में हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी कवर करेंगे, ठीक है, बराबर। और उस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में तुम्हें पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका ये मतलब K2Cr2O7। और जस्ट लाइक KMNO4, आपने भाई KMNO4 के जैसे आप लोगों का K2Cr2O7 भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो बस यहीं पे ये वाली चीज़ समाप्त करते हैं और कल की क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो।